हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 7 जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें जीके जीएस की हम लोग बात करेंगे। तो फिर चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में पूछा गया है कि केडी जादव, इसका फुल फॉर्म खासावा दादा साहेब जादव, निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो किस खेल में बने थे? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, तो कुश्ती से संबंधित थे। और ये बोला गया आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? जो आर हरि कुमार जो अभी का नौसेना अध्यक्ष है तौर पर कौन सा क्रम के हैं? 25वां, 26वां, 27वां या फिर 29वां? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो कौन सा हो जाएगा? तो 25वां हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? कौन बने हैं? सैयद सैयद बोला गया सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कौन बने हैं? नोजोमी ओकुहारा जापान का है, नोजोमी ओसाका जापान का, अनिल मार्कल फ्रांस, यू चियूजेन चीनी ताइपे। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? बांग्लादेश से कितनी सीमाएं जुड़ी है? तीन, तीन, चार, छः या फिर पाँच? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका पाँच आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ती है? मिजोरम से नहीं जुड़ती है किसकी? तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मेघालय। तो किसकी नहीं जुड़ती है? तो आपका मेघालय की नहीं जुड़ती है मिजोरम से। उसके बाद बोला गया है गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और यह जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? किस शहर में था? तो लखनऊ, पटना, अहमदाबाद या फिर दिल्ली? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो लखनऊ अधिवेशन में किया गया था, तो जो लखनऊ में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है भारत ने इजराइल से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया चलाया कहाँ? तो इजराइल से कहाँ? तो करुणा, आयरन शॉट्स या फिर अजय या फिर कावेरी? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अजय आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन में बोला गया भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो केरल में लॉन्च किया गया था। उसके बाद बोला गया स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, सिनेमा, शास्त्रीय संगीत या फिर थिएटर? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो साहित्य स्वर्ण कमल जो दिया जाता है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। उसका 10 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रथम बार गांधी शांति पुरस्कार किनको दिया गया था? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर जूलियस के नायरे और मदर टेरेसा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को दिया गया था। उसके बाद 11 में पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए वेटर इंडिया जो है वे वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर में अजीब प्रेम जी, राजीव सिकरी, एन आर न्यायमूर्ति, नारायण मूर्ति, प्रेम महाजन? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, एन आर नारायण मूर्ति ने इनका लेखन किया था। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द क्या है? शामिल शब्द सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस या सभी? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस ये आपका सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 13 में पूछा गया है 13 में किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? पीयूष गोयल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, निर्मला सीतारमन? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था। उसके बाद 13 के बाद चलते हैं 14 में बढ़ते हैं। 14 में क्या पूछा गया है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो किसने जीता? बांग्लादेश, ईरान, पाकिस्तान और भारत ने। तो किसने जीता? तो एशियाई कबड्डी भारत ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? तो 16 सितंबर। उसके बाद इसमें मैथ की बात की गई है
फिर इसमें देखते हैं कि जीके जीएस कहाँ है। तो 18, 19, 20 जीके जीएस ढूंढते हैं इसमें। जीके जीएस 31 में पूछा गया है कि निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। तो किस में किया गया था? तो शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। और उपनिषद का जो अनुवाद किया था किस नाम से किया गया था? सिर ए अकबर नाम से फारसी में के सिर ए अकबर से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किसने? तो बाबर खानवा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी, हुमायूं चौसा, जहांगीर वल्क का युद्ध। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर जो है वल्क का युद्ध सुमेलित नहीं है। बल्क का जो युद्ध जो हुआ था 1646 ईस्वी में हुआ था, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में, ना कि जहांगीर के शासनकाल में। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत में के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1907 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष। तो किसने कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। तो उस सूरत अधिवेशन से ही गरम दल और नरम दल का बंटवारा हुआ था, जिसमें बोला जाता है कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। उसके बाद 34 में बोला गया है अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन था? तो सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख 11वां, 17वां, 14वां या फिर 13वां। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 13वां शिलालेख था, सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें कलिंग के विजय का वर्णन किया गया है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद पूछा है निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? लोक नृत्य जनजातीय कर्नाटक से संबंधित है। यक्षगान, विधि, जात्रा या फिर झोरा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यक्षगान हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? किस प्रदेश, कहाँ ओडिसी हुआ था? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो कहाँ हुआ था? तो आपका ओडिसी में, उड़ीसा में हुआ था। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म क्या है? सुएज नहर के स्थित पतन युग्म काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, सुएज तथा काहिरा, काहिरा तथा पोर्ट सईद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्चुअली काहिरा तथा पोर्ट सईद इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि इसमें दिया हुआ है पोर्ट सुएज बोला गया है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार को पोर्ट सुएज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? बृहद हिमालय वो जास्कर, काराकोरम वो लद्दाख, बृहद हिमालय वो पीर पंजाल, लद्दाख वो जास्कर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बृहद हिमालय वो पीर पंजाल के बीच स्थित है। उसके बाद 38 के बाद 39 में देखते हैं। 39 में बोला गया है शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दी थी? शून्य आधार AP लर्नर ने, RA मसग्रेव ने, पीटर ए पायर ने, JM किन्स ने। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पीटर ए पायर ने दिया था। शून्य आधार बजट की अवधारणा पीटर ए पायर ने दिया था। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वें अनुसूची में दी गई है। डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो किस सूची में आता है? संघ, राज्य, स्थानीय या फिर संवर्ती। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका संवर्ती सूची में ये आता है। उसके बाद 42 में पूछा गया है 42 में पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? कौन सा कथन सही? भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काटी जाती है। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है। औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? तो आपका 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये रबी की फसल नहीं है, धान जो है रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 में पूछा गया है कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया था। किसका दौरा किया था? दांडी, साबरमती, चंपारण या फिर चौरी चौरा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चंपारण का
जो है चंपारण 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसी में उन्होंने किया था। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ध्वज सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 और 22 के बीच में हुआ था। तो देखते हैं इसका जो मिलान जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो पहला नंबर 1 होगा, फिर 2, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 होगा, उसके बाद 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में की जाती है? खरीफ की जो बुआई होती है किस माह में होती है? मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च, जून जुलाई, नवंबर दिसंबर। इसका जो राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, तो जून और जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। उसके बाद छोटी से छोटी संख्या, ये इसमें मैथ की बात करी गई है। तो फिर और देखते हैं कि जी के जी एस किस में पूछा गया है। 61 में पूछा गया, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम इसे मृदा विस्तार का क्या है? तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी। तो इसका देखते हैं, जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी किस में ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? फजल अली आयोग ने किस वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो 1955 में इसने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। उसके बाद चलते 63 में पूछा गया, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत, भारत के संविधान में निर्धारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। तो उसके बाद 64 में पूछा गया, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य के विचार किसमें है? तो प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसकी बात की गई है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? बैरिस्टर जिन्ना ने, सर सैयद अहमद ने, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली। इसका किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा, गोरखा, मैंडारिन या फिर असमिया। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जोंगखा। भूटान का आधिकारिक भाषा जोंगखा है। उसके बाद है 63 में बात किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन? यूक्रेन कीव, फिनलैंड हेलसिंकी, इथियोपिया लुसाका, बोलीविया लापाज। तो इसमें पूछा गया, इसको जो राजधानी है, किस कंट्री का जो राजधानी जो है सुमेलित नहीं है? तो इथियोपिया जो है, इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदिस अबाबा। तो इथियोपिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका राजधानी अदिस अबाबा है। उसके बाद चलते हैं 68 में। 68 में पूछा गया है, सुमेलित करने की बात, सिंधु लिपि। तो सिंधु लिपि किससे संबंधित है? तो हड़प्पा लिपि से संबंधित है। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा। मलयालम लिपि केराली लिपि से है। केराली लिपि, मलयालम केराली लिपि हो गया। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, तेलुगु एवं कन्नड़ जो हो गया आंध्र लिपि से संबंधित है। आंध्र लिपि और मैथिली लिपि तिरहुता लिपि से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 ऐमा ऐमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। यह किस राज्य में स्थित है? ऐमा नाम जो है डिजिटल पंचायत वार्ड है, वो किस राज्य में? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव को, GV राव को, BR मेहता, LM सिंघवी को कहा जाता है। तो 70 का सी हो जाएगा, BR मेहता को कहा जाता है। उसके बाद जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मैरिस डी मॉरिस को,
UNDP महबूब उल हक को, अमर्त्य सेन को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो मॉरिस डी मॉरिस को किया गया है। और उसके बाद 72 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो सभी होता है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या किसकी चर्चा की गई है? पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है, पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन की देखरेख करता है और राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, योजना के प्रत्येक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो क्या हो गया? राइट ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? तो किस में सम्मिलित होते हैं? केंद्र सरकार, राज्य, ग्राम या फिर कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर कौन सा होता है? ऑब्वियस सी बात, इसमें आपका ग्राम आंसर हो जाएगा, ग्राम सरकार आपका अब राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बोला जाता है कि 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? किसमें किया गया था? इटावा और गोरखपुर में, लखनऊ, आगरा, पटना, वैशाली, भोपाल एवं जबलपुर। तो इसका जो राइट आंसर कहाँ था? तो राइट आंसर इटावा एवं गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद इसमें रीजनिंग की बात की गई है। उसके बाद फिर (91) में बात करें तो 91 में जीएस दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? किसकी थल सीमा भारत से नहीं है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका एवं पाकिस्तान। तो क्या होगा? इसके जलीय सीमा नेपाल के श्रीलंका के साथ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो किस में सीधे प्रवेश करती है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान या फिर नेपाल। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भूटान से मानस नदी जो है सीधे भारत में प्रवेश करती है। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? प्रतीक जो है रुपया का किस वर्ष अपनाया गया था? 2000, 1995, 2010 या फिर 2018। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2010। तो इसमें पूछा गया कि मुद्रा का जो प्रतीक जो है किसने बनाया था, आर्किटेक्ट किया था? तो डी उदय कुमार ने किया था, जो कि बॉम्बे इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में वर्णित है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 28, 29, 29, 30, 30, 31, 28, 29, 30। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 29, 30 हो जाएगा, अनुच्छेद 29 एवं 30 में। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? प्रथम विपक्ष के नेता देवीलाल, वाईबी चौहान, रामसुभग सिंह, मोरारजी देसाई। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 95 का। तो रामसुभग सिंह लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। उसके बाद पूछा गया कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो कौन सा सही है? तो 96 का। तो विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो किसने दिया था? माइकल फैराडे, विलियम गिलबर्ट, आंद्रे मैरी एम्पियर, जोसेफ हेनरी। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने दिया था। उसके बाद बोला उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7, 2, 8 और 7 होता है। तो कौन होता है? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर हीलियम। तो परमाणु संख्या किसका? तो क्लोरीन का 17 होता है। तो इस तरह से 2, 8 और 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है डैश उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अधिकतम अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? टेलनेट, HTTP, यूजनेट या फिर FTP। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो टेलनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज
कैसे होंगे, तो कैसा हो जाएगा, गोल और पीले हो जाएंगे, गोल और हरे हो जाएंगे, झुर्रीदार और हरे हो जाएंगे, झुर्रीदार और पीले हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गोल एवं पीले हो जाएंगे। उसके बाद बोला गया घरेलू सांधित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण, बोलता है घरेलू साधित्रों को लघुपतन अथवा अधिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। भूसंपर्कन हो गया, फ्यूज का उपयोग, स्टेबलाइजर का उपयोग, विद्युत मोटरों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो फ्यूज का उपयोग बचाता है। शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, यानी कि सूखा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। उसके बाद 102 के बाद 103 की ओर बढ़ते हैं। 103 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, परमाणु संख्या 7 वाला, 3 वाला, 12 वाला या फिर 19 वाला। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो परमाणु संख्या 7 वाला जो है वो अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। वायु का वेग संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से, तापमान से। तो 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा किससे हो जाएगा, वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। उसके बाद बोला गया है प्रकाश के 7 संघटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी, हेनरी मोसले, मेंडलीव, आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज। तो इसका जो किसने किया था, इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था। उसके बाद 106 में इसमें बोला गया है रीजनिंग की बात है। तो फिर देखते हैं कि और जीके जीएस बचा है या फिर कंप्लीट ओवरऑल हो गया है। तो इसके बाद 121 की ओर चलते हैं। तो 121 में बोला गया है एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। एक पुष्प में लैंगिक जनन की बात की गई है, परागण, निषेचन, नवोद्भिद भ्रूण, निषेचन, परागण, मतलब इसका जो सिस्टमेटिक क्रम जो होता है वो कौन सा है। तो इसमें देखते हैं तो कौन सा हो जाता है, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो पहले परागण होगा, फिर निषेचन होगा, फिर भ्रूण होगा, फिर नवोद्भिद होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, कौन सा विद्युत का कुचालक है, एल्यूमिनियम, तांबा, प्लास्टिक या फिर चांदी। इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया प्लास्टिक। दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो कौन सी होती है, सबको पता होना चाहिए, तो मीथेन उत्सर्जित होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों में से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, कि मतलब खून नहीं रुकता है, किसमें ई, डी, के या फिर ए। तो इसमें जो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो विटामिन के की कमी के कारण घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो ये ब्लड को क्लॉट करने की क्षमता ये खो देता है, जिसमें विटामिन के की कमी होती है। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है। तो कौन सहायक होता है, तो इसमें हेमिकोर्डेटा, एस्के हेलमिंथीज, मोलस्का, इकाई डर्बोटा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या होती है। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या होती है, तो नॉर्मली इसका होता है 35,786। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो 35,786 जो हो गया आपका 36,000 के आसपास होता है किलोमीटर। तो 35,786 होता है। अगर 36,000 अप्रॉक्स में दिया हो तो आप उसको मार के आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा, तेल शोधन, उर्वरक उद्योग से, थर्मल पावर प्लांट से या फिर खनन से। तो किससे होता है, तो थर्मल पावर प्लांट से होता है। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसमें नहीं की बात की गई है। जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर व्यवस्थित नहीं है। उसके बाद चलते हैं 29 में पूछा गया है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी
इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी ईईजी का प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसमें? हृदय पेशियों के गति की जांच के लिए, फेफड़े की बीमारी की जांच के लिए, एपिलेप्सी के पहचानने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो एपिलेप्सी की को पहचानने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा था? किसने कहा था? बोर ने, चैडविक, रोंटिजन या फिर रदरफोर्ड ने? तो किसने कहा था? तो बोर ने कहा था। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते? कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन? तो इसका जो राइट ऑप्शन को जाए तो होता है का आपका नाइट्रोजन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में परमाणु हैं। किसमें परमाणु बढ़ते हुए क्रम में है? तो इसमें आपका हो जाएगा एरिथ्रोज, जाइलोज, मेनोज। तो इसका देखते हो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एरिथ्रोज, जाइलोज या फिर मेनोज। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 132 के बाद 133 में देखते हैं, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर बढ़ते हुए की बात किया गया है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाते हैं तो विचलन घटता, अपवर्तनांक भी घटता है। विचलन घटता, अपवर्तनांक बढ़ता है। विचलन बढ़ता, अपवर्तनांक बढ़ता है। विचलन बढ़ता, अपवर्तनांक घटता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो विचलन घटता और अपवर्तनांक भी घटता है, दोनों घटता है, विचलन और अपवर्तनांक दोनों घटता है। उसके बाद बताया गया है, इसमें बोला गया नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। बाज के पास क्या है? तो इसमें बताया गया 5 केजी। चौथी पोषी स्तर ऊर्जा की मात्रा 5 की, मतलब सांप पे जो है वो 5 केजी। उसके बाद तो शुरुआत में इसकी उत्पादक स्तर पर कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? तो 5 केजी बराबर कितना हो जाएगा? 5000 किलो जूल हो जाएगा। तो 10% के अनुसार जो होता है, शेष 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर द्वारा जैव प्रक्रमों में उपयोग कर ली जाती है और 10% जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। तो इस केस में कितना हो जाएगा? घास को उपलब्ध ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 5000 केजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से वर्णक हमारे बालों, त्वचा, आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सा वर्णक? क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन, मेलेनिन, जेंथोफिल। तो इसका जो कौन सा हो जाएगा? तो मेलेनिन दोनों के लिए ज़्यादा ही उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है? कौन दर्शाता? अध्याय, विषय सूची, प्रस्तावना, भूमिका या फिर भूमिका। ये रीजनिंग की बात है। तो इसमें फिर देखते हैं और क्या है। सब अभी बचा हुआ रीजनिंग है। तो इसमें दोस्तों अब आज का जो सेट डिस्कशन है वो ओवरऑल यहीं पे समाप्त होता है। तो जिसमें हम लोगों ने इसमें सारे टोटल कंप्लीट किए, जिसमें से 75 जो है 75 इस GS की बात हम लोगों ने किया है। और ये प्लेटफॉर्म का जो है सेट नंबर 7 हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। तो कैसा लगा आपको ये प्लेटफॉर्म का डिस्कशन? तो ज़रूर बताएं हमें कमेंट्स करके। और अगर चैनल पे सबसे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।